हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर, जहां पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप चीज़ों को केवल याद ना करो बल्कि समझो भी। तो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है वो आपकी एनसीईआरटी दिल से की एक नई वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले होंगे एक नए चैप्टर के बारे में। और वो चैप्टर कौन सा हमारा? वो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि इस साल एनसीईआरटी से किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके नीट एग्जाम के लिए। अगर बच्चे देखो, सिलेबस में चेंज आया है तो ज़्यादातर सबसे बेस्ट बुक जो आपके लिए रह जाती है वो है एनसीईआरटी। ओके, इसी से सब कुछ आने वाला है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना आता है तो आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमारे जो पीवाईक्यूज हैं वो एनसीईआरटी से कैसे रिलेट करते हैं और कैसे क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं, जिसको आप एनसीईआरटी पे थोड़ा टॉपिक पे फोकस करोगे तो आप उनको भी कर पाओगे। तो हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी हम आराम से देखेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसे आप देख सकते हो। लेटेस्ट क्वेश्चन ही हम सॉल्व करने वाले होंगे, जैसे कि आपका ये नीट 2002 का बेसिकली क्वेश्चन है, वो लेटेस्ट क्वेश्चन ही। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये दिया है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 की power 5 joule mole inverse. What is the minimum energy needed to remove the electron from sodium? ये बेसिक आपका क्वेश्चन है। ओके, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से होगा। आई होप सभी को पता चल गया होगा। क्वेश्चन जब भी करो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद आपको पहले तो ये पता ना चलना चाहिए कि वो किस टॉपिक से है। अगर आपको टॉपिक नहीं पता तो क्वेश्चन का पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। ओके, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे अगर आपको टॉपिक नहीं पता चले। अगर देखो, मुझे इसके लिए अब टॉपिक पता होना चाहिए, तभी मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ना, तभी कुछ क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले आपको उसका एक टॉपिक पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है, उसी टॉपिक के फॉर्मूला लगाने हैं और उसी टॉपिक की थ्योरी यूज में लेनी है। अब जैसे कि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से। ये क्वेश्चन आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको याद हो, आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो उसने समझाया था, उसी से ये क्वेश्चन आया है हमारे पास। ओके, और आपके एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर्ली इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ और हमें उसी फॉर्मूले को ही यूज में लेना है। लाइक ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी और बुक से देखो, नहीं, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, बस आप उसे पढ़ लो। जैसे कि आपको याद होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आइंस्टीन ने पूरा एक्सप्लेन किया था, उसका फॉर्मूला जब ड्राइव किया है तो वहां पर आप देख सकते हो ये आपका मेन फॉर्मूला था जो उन्होंने ड्राइव किया था, और इसी से ही हमें क्वेश्चन भी करना है। ओके, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? फॉर्मूला में एक बार अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये बेसिक हमारा फॉर्मूला था। और इसमें भी अगर हम बात करें तो आपको दो तीन चीजें अच्छे से पता होंगी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एच न्यू क्या होती है, एच न्यू थी आपकी एनर्जी ऑफ लाइट, कि जो भी लाइट है, जो भी आपका रेडिएशन है जो आपके मेटल सरफेस पे आपका जा रहा है, उस पर गिरने वाला है, वो इसकी एनर्जी आपकी हो जाएगी। एच न्यू नॉट क्या होता था? ये बेसिकली आपका होता था वर्क फंक्शन, जिसको आप डब्ल्यू नॉट या फिर आप फाई से भी रिप्रेजेंट करते हो। जो अभी हमें क्वेश्चन में यही चीज पूछी जा रही है असल में। अगर नोटिस किया, क्वेश्चन में वर्क फंक्शन ही पूछा जा रहा है। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है आपको पता ही है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन है। ठीक है, सो अब देखो क्वेश्चन आराम से देख लो। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपसे? क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है 300 नैनोमीटर की, सही है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि किसी भी मेटल सरफेस से आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मिनिमम जो एनर्जी दी जाती है उसी को आप वर्क फंक्शन बोलते हो, ठीक है। तो हमसे वर्क फंक्शन जो है वही हमसे पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने बता दिया है। तो हमें बेसिक इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो आपको एच न्यू यानी कि टोटल एनर्जी या उस एनर्जी ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक तो आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, तो चलो वेवलेंथ लिख लेते हैं। आपका जो लैम्डा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 300 नैनोमीटर का, और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और वो आपको कितनी गिवन है? वो गिवन है 1.68 इंटू 10 की पावर 5, 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। आपको देखो एक बार ध्यान रखना, फोकस
यूनिट पे हमेशा फोकस करना। अगर आप यूनिट पर फोकस नहीं कर रहे तो चांसेस ज़्यादा है कि गलत हो जाते हैं। मोस्टली गलतियाँ इसलिए होती है क्योंकि हम यूनिट सही से नहीं दिखते। अब देखो यहाँ पे पर मोल दिया है, आपको एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं दी, आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है। तो जब हम एनर्जी अपना निकालेंगे, टोटल एनर्जी हम निकालेंगे लाइट की, तो वो भी हम पूरे एक मोल के लिए निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस लाइट की एनर्जी निकाल लेते हैं जो आपको चाहिए। E इक्वल्स टू आपको पता है एच न्यू, जो आपका प्लैंक्स थ्योरी है, प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग आप करते हो इसे। और आपको लैम्डा दिया हुआ है तो एच सी बाई लैम्डा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हो। लैम्डा गिवन है, एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और सी क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट, जिसको रख करके क्या है आप एनर्जी निकाल सकते हो। पर एनर्जी किसकी निकलेगी? एनर्जी निकलेगी एक फोटोन की। ठीक है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी निकलेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें कितने फोटोन चाहिए? हमें चाहिए एक मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हमने, तो आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए होगी। यानी कि अगर बात करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका फॉर 1 फोटोन। ठीक है, पर हमें कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट है? मोल के अकॉर्डिंग अगर फोकस करोगे तो मुझे चाहिए Na जितने, यानी 1 मोल जितने फोटोन चाहिए होंगे। क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो हमें कितना चाहिए? तो ई टोटल, अगर मैं बात करूंगा टोटल एनर्जी मुझे कितनी चाहिए होगी? वो चाहिए होगी Na इंटू में एच सी बाई लैम्डा, ताकि आप एक मोल फोटोन की एनर्जी निकाल सको। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो Na क्या होता है? आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू एच क्या होता है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू रख दो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी क्या होती है आपकी? स्पीड ऑफ लाइट, जो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये आपका यहाँ हो जाता है। एंड डिवाइड बाई लैम्डा कितना दिया आपको? 300 नैनोमीटर। अब देखो अगेन ध्यान रखना, अगर आप अगेन केवल 300 लिख दोगे तो भी वो गलत है, क्योंकि वो नैनोमीटर है और यहाँ पर जो यूनिट ली जा रही है वो सारी की सारी मीटर्स में ली जा रही है। ओके, तो आपको उसको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर कितना होता है आपका? 10 की पावर माइनस 9 मीटर का होता है। तो पहले कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 300 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 9। तो यहाँ पर हमने सारे यूनिट कन्वर्जन का याद रखा है, इंपॉर्टेंट समझिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है सारी वैल्यू हमने रख दी। अब इसको आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और यहाँ पर वैसे सॉल्व करोगे तो मैं आपको वैसे डायरेक्टली बता देता हूँ, अभी के लिए वैसे आपको करना चाहिए, पर अभी के लिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर आएगा आपका 3.99 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ये असल में आपका आएगा। लाइक सॉल्व करना प्रॉपर्ली। ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने नहीं किया, आपके पास कभी नहीं करे सॉल्व से, उसे तरीका बता रहे हैं कि ऐसे से करोगे आपका ये आंसर आएगा। ओके, लेकिन आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, फिलहाल के लिए हमने टोटल एनर्जी निकाल ली। अब देखो हमें एनर्जी पता है, हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, मुझे वर्क फंक्शन निकालना तो क्या करूंगा? काइनेटिक एनर्जी उधर भेज के माइनस करवा दूंगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे वर्क फंक्शन, वो क्या होता है? वो होता है एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बस मुझे यहाँ पे पुट करना है वैल्यू। ठीक है, सो मेरे पास एनर्जी देखो हम निकाल चुके हैं। एनर्जी हम देख लेते हैं 3.99 इंटू 10 की पावर 5, तो 3.99 इंटू 10 की पावर 5 माइनस काइनेटिक एनर्जी हमें क्या गिवन थी? 1.68 इंटू 10 की पावर 5, 1.68 इंटू 10 की पावर 5। और यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपका फाइनल जो वर्क फंक्शन है, जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी है, वो आपको मिल जाती है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? एक बार फटाफट हम माइनस कर लेते हैं। सो 9 में से 8 किया तो हमारा 1, ओके, 9 में से 6 किया तो हमारा 3.3 में से 1 गया तो 2, 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ओके, सो एक बार चलो मैच करके देखते हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा? A B C D। तो 2.31 इंटू 10 की पावर 5 ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई गलती से B कर जाए वो गलत होगा, क्योंकि देखो 10 की पावर 6 है। ऑब्वियसली बात है 10 की पावर में आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से बेसिकली आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। और हमने देखना था एनसीईआरटी में ही दिया हुआ था, सारा डाटा एनसीईआरटी के अंदर है, बस आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग लगानी आनी चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, और उसी टॉपिक से रिगार्डिंग एक बार एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। ओके, उसके अलावा थियोरेटिकली अगर पूछा जाएगा तो नहीं आएगा। न्यूमेरिकल के लिए हाँ जरूर आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, पर उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास के भाई आपको पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन करना, तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन, ये चिंता मत करना। बहुत पुराने पीवाईक्यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। नए वाले पीवाईक्यू करो, क्योंकि अगर नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो वो लेटेस्ट जो पीवाईक्यूज है उससे ज्यादा रिलेट करेंगे, ना कि बहुत पुराने वाले से। ओके, तो 2022 के, 2023 के, 2020 तक के क्वेश्चन कर लेना। 20, 21, 22, 23 ये ज्यादा बेस्ट होते हैं। ओके, चलिए
सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ लो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ओके, सो आई होप सबने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो क्वेश्चन अब कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। ओके, सो आपको क्या बोला है, आपको हीलियम प्लस आयन के लिए जो सेकंड बोर ऑर्बिट है उसकी रेडियस आपको दी हुई है, और आपको लिथियम प्लस 2 आयन के थर्ड बोर ऑर्बिट की आपको रेडियस पता करनी है। और आपको पता चल गया होगा फिलहाल तो कि कौन से टॉपिक से बेसिकली ये क्वेश्चन है। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कौन सा ये हमारा बोर्स मॉडल जो है वहां से बेसिकली ये क्वेश्चन है ना। तो बोर्स मॉडल की जो पोस्टुलेट जो आपको बताई जाती हैं उसी में से बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। क्वेश्चन ये देखो क्या है हमारा, आपको पता होगा ये वाला आपका जो बोर्स रेडियस जो होती है उसी से बेसिकली ये क्वेश्चन जो हमारा बनता है। तो रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स एंड एक्सप्रेस एज लाइक दिस। तो n² और z पे जो डिपेंडेंसी है उसी पर हम बेसिकली बात करने वाले होते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो हमारा जो बोर रेडियस है वो क्या होता है, r ऑफ n। n क्या होता है आपका, कोई भी आपका जो स्टेट है जिसकी हम बात करने वाले हैं, rn इक्वल टू क्या होता है आपका a0 इंटू में n²/z। ये बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है इस पर हम बात करते हैं। और a0 क्या होती है, a0 आपकी बोर रेडियस कही जाती है, और ये चीज थियोरेटिकली पूछी जाती है। अब लोग ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं कुछ वर्ड्स पे अगर थोड़ा फोकस करवाऊँ मैं आपका, तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहली बात तो a0 क्या होता है आपका, a0 की वैल्यू होती है आपकी 52.9 पिकोमीटर की, और जिसको आप बोर रेडियस बोलते हैं या बोर ऑर्बिट की रेडियस को आप बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना हमेशा कि बोर ऑर्बिट की रेडियस या फर्स्ट रेडियस को बोर रेडियस बोला जाता है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको और अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आपके पास जो रिड्सबर्ग फॉर्मूला है वो भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन रहता है, जिससे आप एनर्जी निकाल सकते हो। रिड्सबर्ग कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन रहता है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिख जाती हैं, और इस लाइक हम क्या उम्मीद करते हैं कि यार बाहर नोट्स में लिखाया जाए, नहीं, एनसीईआरटी में सब कुछ है। बस अगर आप रीड करो तो एक बार थोड़ा तसल्ली से देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, वो सारी बातें को पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जिक्र किया जा रहा है आराम से, कि भाई आपका जो n होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही यहाँ पर होता है, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए चीज़ों पे। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन पे अगर हम वापस आए तो देखो हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे हमें क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है बोर रेडियस आपको दी हुई है आपके हीलियम प्लस आयन के लिए। ठीक है, सो आपको क्या गिवन है, अगर मैं बात करूँ गिवन पे थोड़ा सा, तो गिवन आपको गिवन क्या है, हीलियम प्लस आयन के लिए जो आपको रेडियस है वो आपको गिवन है। कितनी है आपकी रेडियस, 105.8 ना, आपको गिवन है 105.8 पिकोमीटर में। ठीक है, अच्छा, और आपके लिए क्या पूछा जा रहा है, लिथियम प्लस 2 के लिए आपसे पूछ रहा है आपकी रेडियस। अच्छा, कौन सी रेडियस है आपकी हीलियम प्लस 2 प्लस की, ये सेकंड बोर रेडियस है, तो हम इसको R2 बोले। ठीक है, सेकंड, n क्या होता है आपका ऑर्बिट को शो करता है, ऑर्बिट नंबर को, और आपको R3 जो है लिथियम प्लस के लिए वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो हम फॉर्मूले में रख के दोनों को यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मुझे R3 पता करना है तो R3 क्या हो जाएगा मेरा, R3 हो जाएगा मेरा a0 इंटू में n²/z। सही है, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू, लिथियम के लिए अगर बात करेंगे आपको R3 है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर अपॉन z क्या हो जाएगा लिथियम के लिए, z आपका होता है क्या, एटॉमिक नंबर होता है z, तो क्या होता है 3 होता है, तो 3 से एक 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा a0 इंटू में 3 हो जाएगा। सही है, इसको नंबर 1 इक्वेशन डाल, क्लियर। अच्छा, और इसके अलावा आपको R2 गिवन है फॉर हीलियम प्लस के लिए, तो क्या हो जाएगा ये a0 इंटू में n का स्क्वायर, n क्या है आपका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है जो कि सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, एक बार क्या बच जाएगा a0 इंटू में 2, ये हो जाएगा आपका नंबर सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या है, 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, और 2 इक्वेशन का फायदा है, असल में फायदा क्या होगा हमारे पास, अगर मान लो मैं इसको डिवाइड में लगा दूं तो मुझे a0 की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसे कंपेयर करवाया जाए ना कि आपको एक का डाटा दिया हुआ है और दूसरे का पूछा जा रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आने वाले हैं तो आपको हमेशा दोनों डाटा एक एक बार इक्वेशन में अपने लगाने हैं, जो भी आपका फॉर्मूला उसमें लगाओ एंड देन उसको डिवाइड में कर लो। ऐसे करोगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, वरना चांसेस ज्यादा होते हैं कि गलत हो जाता है, क्योंकि हम डाटा मैच नहीं करवा पाते इसलिए। ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूँ अलग से। और तो हमें क्या मिल गया, हमें 2 इक्वेशन, एक तो मिल गया R3 इक्वल टू a0 इंटू में 3, और एक मिल गया R2 इक्वल टू a0 इंटू में 2, नंबर 1 एंड नंबर 2। और हम क्या बोलेंगे, डिवाइड लगाएंगे जैसे मैंने बोला, तो क्या हो जाएगा आपका R3 अपॉन R2, कितना हो जाएगा मेरा a0 इंटू 3 अपॉन में a0 इंटू में 2। सही है, और इसमें आप देखो a0 से a0 कैंसिल हो रहा है, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे ये कैंसिल हो गया,
R3 मुझे पता करना था, R3 क्या हो जाएगा, R2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, R2 इंटू में 3/2, और R2 क्या है आपका, वो आपको गिवन है, जो हीलियम का जो सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है हीलियम प्लस आयन का, वो क्या हो जाएगा 105.8। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 105.8 इंटू में 3/2, और ये आपका यूनिट क्या है इन द लास्ट, पिकोमीटर। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो कितना जाएगा ये 2 से अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2.4, 2.6 आई गेस, 6 समथिंग चले जाएगा ये, 2.8, 52.8 समथिंग जाएगा, 52.8 इंटू 3 आपको करना है बस, दैट्स इट। तो कितना हो जाएगा ये 4 एंड 3 to 6 और 2 8 पॉइंट और 15, 158.4 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट इतना करीब आपका आना चाहिए। ओके, लेकिन रफ मैंने कैलकुलेशन किया है, तो हम एक बार आंसर मैच करवा लेते हैं, कौन सा होगा, 158 समथिंग आंसर आ चाहिए, 158.4 समथिंग या 158 में ही। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा 158.7 पिकोमीटर, करीब करीब इतना। देखो रफ एस्टिमेट लिया है मैंने, बहुत एक्यूरेसी में भी नहीं गया हूँ अभी, ठीक है, पर आप चाहो तो देख सकते हो, बाद में आराम से कैलकुलेशन कर लेना, बस आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना है और आंसर आ जाता है, ठीक है। स्पेशल ध्यान रखना यूनिट का, आपको यूनिट पे हमेशा फोकस रखना चाहिए। ओके, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए, तो हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको बोला गया है द रिलेशन बिटवीन एनएम, एनएम क्या होता है, एनएम होता है, एनएम द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी आपको जो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसके नंबर को एनएम बोला जा रहा है। आपको पता है एम क्या होता है आपका, एम होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उसके नंबर्स कितने हो सकते हैं वो आपको दिया है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, यानी अगर आपको एल दिया जाए तो एल में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकते हैं, वो नंबर अभी आपको एनएम बोला जा रहा है, और आपको एल और एनएम के बीच का रिलेशन ही निकालना है। ओके, अगेन जैसे मैंने बोला, अब आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स का टॉपिक बेसिकली दिया हुआ है। अच्छा, टॉपिक में अगर देखा तो कहाँ, ये रहा आपका पार्ट, एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है, आपको पता है, तो वहीं से बेसिकली क्वेश्चन आया, और आप देख भी सकते हो कि ये फॉर्मूला तक गिवन है। जैसे कि अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ आपको, तो देखो फोकस करो यहाँ पे, ये रहा, फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाय एल वैल्यूज 2l + 1 वैल्यूज ऑफ ml आर पॉसिबल एंड देयर वैल्यूज आर गिवन बाय लाइक दिस। ओके, तो ये जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं कि भाई अगर आपको एक सबशेल दे दिया जाए और वहां पे कितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल है, तो उसका डायरेक्ट होता है। आपको पता है ना कि आपके पास टोटल -l आप लिखते हो, -l से आपका 0 से लेकर के +l तक, इस तरीके से आप जाते हो, है ना। तो ये आपके टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पॉसिबल हो पाती है किसी भी l के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रिलेशन हमारे पास जो निकल के आता है, जो फॉर्मूला पढ़ते हो, वो होता है कि जो नंबर ऑफ m होता है, यानी आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है, और उसके नंबर की अगर बात की जाएगी तो वो क्या होता है, वो 2l + 1 होता है। ये बेसिक होता है जो आपको यहाँ पर भी गिवन रहता है, 2l + 1। और यहाँ पर इसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बस एक सिंबल दे दिया है, इसको क्या, इसको nm बोल दिया गया, ये एक सिंबल है, बस आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली nm = क्या हो जाएगा, 2l + 1। बस आपको ये इक्वेशन चाहिए थी, दैट्स इट। यानी नीट के अगर एग्जाम के अंदर देखो क्या पूछा जा रहा है, बस एक फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अगर आपके आपका लाइक थ्योरी ठीक है, आप फॉर्मूला याद करके जा रहे हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा नहीं भी हो, तो भी केवल फॉर्मूला याद करने के भी आपको नंबर्स मिल सकते हैं, अगर आप याद करके जा रहे हो तो। स्किप करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये तो बिल्कुल ध्यान रखना, स्किप तो करना ही नहीं है, पढ़ के जरूर जाना है। ओके, चाहे फॉर्मूला याद कर जाओ, चाहे न्यूमेरिकल नहीं भी आए, चाहे जो भी है, लेकिन फॉर्मूला याद कर जाओ, हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले, और यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा था। अब हमें बस फॉर्मूले को मैच करवाना है। तो अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि वो अलग दिया हुआ है। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ऑप्शन बी भी गलत है, तो ऑप्शन सी भी आपका नहीं है, ऑटोमेटिक ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एल के टर्म्स में निकाला गया है, हमने फॉर्मूला एन के टर्म में लिया। अब देखो कि भैया कि ये तो मैच तो कर नहीं रहा है, मैच हो रहा है, ध्यान से देखो कैसे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एल = क्या हो जाएगा, एल के लिए क्या करूंगा, एक को मैं उस तरफ भेज दूँ और 2 से अगर मैं लगा दूँ डिवाइड, तो nm एक इस तरफ आएगा तो -1, 2 से लग जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड बाई 2, ये एल के टर्म्स में हो जाएगा। और ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ओके, सो आपका अब देखो ये रहा n-1/2, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, सो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट, यानी समझ रहे हो, इसलिए कि आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली बस फॉर्मूला पूछा जा रहा हो, सॉल्व भी नहीं करना, केवल फॉर्मूला बता दो और कुछ नहीं। हाँ, फॉर्मूले का थोड़ा सा
वो कैसा रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन थ्योरी तो सेम रहेगी। और थ्योरी कौन सी होगी आपकी, अगेन एनसीईआरटी की रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप कोई रैंडम बुक की तरफ भागना चाहो इस टाइम पे, बिल्कुल जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, बस हो जाएगा, आई बिलीव सो। चलिए, सो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट पढ़ करके आपको इतना बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो चलिए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किस टॉपिक पे बात की जा रही है यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल द 5D ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स की शेप पे बात की जा रही है। इतना तो पता चल ही रहा है ना कि भाई जो 5D ऑर्बिटल्स है, 4D के ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो जो 4D के ऑर्बिटल्स होते हैं और जो 3D के ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो क्या वो सबकी लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर ही शेप होती है? बिल्कुल सेम होती है, अगर जितना मुझे पता है। जैसे कि अगर थ्योरी पे अगर बात करें तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में ये डायग्राम प्रॉपर्ली बना हुआ है, जिसमें आपके डी के ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये टोटल जो आपके 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 4D के ऑर्बिटल्स और 3D के ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है वो सिमिलर सी होती है। तो बात तो बिल्कुल सही है। अगर मैं 3D का एक्स वाई लूँ या 4D का एक्स वाई लूँ, देखिएगा तो एक जैसे ही ना। अगर मैं मान लो 3D का जेड स्क्वायर लिया और एक मैंने 4D का जेड स्क्वायर लिया, तो क्या उनकी शेप अलग अलग होती है? नहीं, शेप तो एक जैसी होती है। हाँ, साइज थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन शेप जो होगी वो सिमिलर होती है। तो ऐसे में अगर बात करेंगे तो पहला वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है ना, इट्स करेक्ट, तो वैसे ये सही है। ओके, लेकिन ध्यान रखना हमें इनकरेक्ट पता करना है, तो फिलहाल मैं टिक कर रहा हूँ सही वाले पे, पर बाद में आपको पता है मैं एक्चुअल लास्ट आंसर क्या देने वाला हूँ, वो इनकरेक्ट वाला देखेंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी ऑफ इन फ्री स्टेट। यानी अगर फ्री स्टेट में अगर बात करेंगे, जब वो एकदम जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके, ऐसी कंडीशन में उन 5 जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, अगर मैंने 5 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो इनकी एनर्जी सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम सी होती है। तो क्या ये बात सही है? अगर आप बात करोगे बिल्कुल सही है। क्यों? देखो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप डी के टोटल 5 ऑर्बिटल्स बनाते हो और 5 की जो एनर्जी है आप क्या बोलते हो, एक जैसी होती है। तो 5 का आप एक साथ शो करते हो ना, इसका मतलब क्या है, हर एक के एनर्जी का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम रहा होगा। तो बात बिल्कुल सही है, यही तो हम बोल रहे हैं। तो यही तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी। जितने भी 3D के ऑर्बिटल्स होते हैं सबकी एनर्जी इक्वल होती है, क्योंकि आप उसको एनर्जी लेवल पे भी एक साथ रखते हो। तो बात बिल्कुल सही रहती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। ओके, चलिए अगर हम बात करेंगे थर्ड स्टेटमेंट की, ये क्या दिया है आपको, द शेप्स ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। यानी अगर इन तीनों ऑर्बिटल्स की शेप की अगर बात की जाएगी तो क्या इनकी शेप एक जैसी होती है? अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल होती है। जैसे आप देखो, ये डी जेड एक्स वाई, डी एक्स जेड आपका हो गया, या फिर आपको हो गया डी वाई जेड, तीनों क्या होते हैं आपके डबल जो शेप होती है वो इनकी होती है, जो कि एक्सिस के बीच में होती है। जो आपके एक्स और वाई या एक्स और जेड है, जो भी आपके रेस्पेक्टिव एक्सिस होते हैं उनके बीच में होती है, लेकिन है तो सभी के सभी डबल है, तो यानी कि शेप क्या होती है आपकी, सिमिलर होती है। तो पहली बात तो सही लिखी हुई है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी जो शेप होती है वो सिमिलर होती है एक दूसरे के। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आपका डबल होता है, लेकिन डी जेड स्क्वायर जो होता है वो डबल नहीं होता। इसमें देखो, एक ही डंबल है और बीच में एक रिंग आ जाती है। तो क्या ये दोनों शेप एक जैसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, जो स्टेटमेंट नंबर सी है, वो क्या हो जाता है आपका, इनकरेक्ट हो जाता है। तो कायदे से ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाता है फिलहाल, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही दिया होगा, ऑटोमेटिक मीनिंग ये हो जाता है। चाहो तो पढ़ सकते हैं, ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। तो साइज की अगर बात करेंगे तो हाँ, साइज में तो फर्क आएगा। मैं मानता हूँ शेप एक जैसी रहेगी कहीं ना कहीं, लेकिन साइज तो फर्क आएगा ना। 5D का जो साइज है उसका थोड़ा साइज ज्यादा होगा, 4D के साइज कम होगा। आपको पता है जैसे जैसे आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता चला जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये वाली बात सही लिखी हुई है। ओके, लेकिन हमें पूछा गया इनकरेक्ट, तो वो जगह ऑप्शन नंबर सी। ओके, और बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम था उसी से हमने क्वेश्चन किया है। तो अगर आप ये चीज देख लेते हो ना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको क्या बोला गया, 4D 5P 5F एंड 6F ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज।
ओके यानी आपको 4 ऑर्बिटल्स के नाम दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, जिसका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ओके और ये चीज कहाँ से आ रही होगी आपको पता है, आपके पास कुछ रूल्स आते हैं जो ये बताते हैं कि आपके पास एनर्जी का सही ऑर्डर क्या होगा, और अगेन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही है। तो देखो अगर हम बात करेंगे, आपके पास एक टॉपिक आता है 2.6.3 करके, जिसमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का जिक्र किया गया और जहां से ये क्वेश्चन उठाया गया। और आपको पता होगा एक रूल जो अलग से पढ़ाया भी जाता है आपका N+L रूल, और ये भी आपका बुक में है, देखो ये रहा N+L रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। और हम क्या बोलते हैं, जिस भी ऑर्बिटल के N+L की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो वही चीज देखो यहाँ पे अलग से देखो बोल्ड में मेंशन भी है, बहुत सही। ओके तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के पास इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा फोकस जरूर करना चाहिए। एक फ्री एडवाइस मैं आपको दूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर जहां पर भी बोल्ड लिखा हुआ है ना, बोल्ड करा हुआ है, उन लाइंस को आपको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि चांसेस ज्यादा अच्छे रह जाते हैं कि वहां पर मतलब फोकस करवाना चाहिए। एनसीईआरटी फोकस करवा रही है तो आपको वो तो जरूर करना ही चाहिए। ओके तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैं चारों के लिए N+L की वैल्यू देखूंगा और अरेंज कर दूंगा। तो क्या क्या है हमारे पास चारों, अगर मैं बात करूंगा, एक तो मेरे पास 4D है और है हमारे पास 5P 5F और हमारे पास क्या है 6P है 6P। तो N+L लिखूं तो 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा और L की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे D के लिए 2 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 6। 5P की बात करूंगा तो 5+1 ये भी आपका 6, 5F का मतलब 5+3 कितना हो जाएगा आपके पास 8, और 6P में 6+1 यानी हो जाएगा आपका 7। तो यहां पर अगर देखें तो सबसे ज्यादा N+L किसके लिए आया है 5F के लिए, यानी 5F की एनर्जी होगी क्या सबसे ज्यादा, और मुझे डिक्रीजिंग करना है तो 5F सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद N+L 6P के लिए सेकंड नंबर पे आता है 7, तो हो जाएगा आपका 6P। उसके बाद 4D और 5P दोनों के लिए 6 आया है। तो रूल में ये भी बोला जाता है कि जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 5P की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर 5P और लास्ट में आपका 4D। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे 5F 6P 5P एंड 4D, तो यहाँ पर अगर मैच किया जाए तो कौन सा हो जाएगा 5F 6P 5P एंड 4D, यानी कि आपका ये वाला 5F 6P 5P एंड 4D। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको N+L जो रूल था बेसिक वो पूछा जा रहा था। और यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूंगा, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन जहाँ पे छिपा हुआ है पर दिखता नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन में छिपा हुआ है। क्या है देखो, ये जो आपका एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर दिया हुआ है 2.23 के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो ऑर्डर है ना आपका ध्यान से देखो, ये आपका स्पेशली हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन के केस में N+L का रूल अप्लाई नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है पूछे जाने के लिए। हाइड्रोजन के लिए हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्बिट हो उसके लिए चाहे उसके अंदर कोई भी आपका सबशेल आ जाए, और हर एक सबशेल की एनर्जी सेम रहती है। यानी 1 में जितने भी आपके सबशेल्स आएंगे SPDF, हालांकि एक ऐसे ही आ सकता है, S रहेगा। 2 में अगर बात करेंगे तो 2 में S और P दोनों ही आते हैं, तो ये बोलता है कि इन दोनों के लिए एनर्जी क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। ओके तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनता है, तो इसलिए आपको स्पेशली हाइड्रोजन के केस के लिए जरूर याद रखना चाहिए। अदर्स के लिए आप N+L का रूल अप्लाई कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इधर फोकस जरूर करके रखना चाहिए। ओके चलिए सो आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन और है हमारा, जैसे नीट 2020 की अगर बात करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर्स ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल आर। तो आपको एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स की बात की जा रही है। आपको पता है नोड्स क्या होते हैं, नोड्स बेसिकली उन प्लेसेस को कहा जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको आप नोड्स बोलते हो, है ना। तो एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स निकालने के बेसिक फॉर्मुलेज होते हैं, आपको बस वो फॉर्मुला अप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं दोनों फॉर्मुले लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। जैसे अगर हम बात करेंगे एंगुलर नोड्स के लिए, अगर मैं बात करता हूँ तो एंगुलर नोड्स कितने होते हैं आपके, हमेशा L के इक्वल होते हैं। जो भी आपका L एजिमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वही आपका एंगुलर नोड्स भी होता है। और अगर हम बात करेंगे रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियल नोड्स जो आपके होते हैं वो होता है आपका n-l-1। n ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, और n1 क्या होता है, वो तो नंबर है। ओके तो बेसिक ये फॉर्मूले होते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, एक ये और आता है, वो क्या होता है, वो आपका होता है एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल नोड्स, इन दोनों को ऐड कर दो और वो फॉर्मूला हो जाता है आपका n-1।
ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाता है। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा जा रहा है हम उसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे। तो किसके लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है 3s ऑर्बिटल के लिए आपको एंगुलर एंड रेडियल नोड्स पता करने हैं, ठीक है। तो 3s की अगर हम बात करेंगे तो 3s के लिए आपको n क्या होता है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि नंबर होता है, जो यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और l क्या होता है आपका रेडियल नोड होता है, आई मीन आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, और s के लिए उसकी वैल्यू 0 होती है, तो l की वैल्यू 0 है। बस ये दो ही चीजें चाहिए जिससे आप अपना हर एक चीज एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स और चाहो तो टोटल नोड्स भी निकाल सकते हो। तो एंगुलर नोड्स हमारे पास कितना हो जाता है, l की वैल्यू क्या है हमारे पास 3s के लिए 0, तो एंगुलर नोड्स क्या हो जाएगा 3s के लिए 0 हो जाएगा, सिंपल डायरेक्टली। अच्छा रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा n माइनस l माइनस 1, तो n क्या है मेरे पास यहाँ पे 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 3 माइनस 0 तो 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 क्या हो जाएगा आपका रेडियल नोड्स आपके हो जाते हैं। और टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, दोनों का सम कर दो, 0 और 2 क्या होता है 2 होता है। हालांकि ये पूछा नहीं है पर आप कर सकते हो, 3 माइनस 1 तो वो भी आपका 2 हो सकता है। ऐसी बात नहीं है आगे पूछ नहीं सकते, आपसे पूछ सकते हैं, ये PYQ है ना, क्योंकि आपके लिए तो आगे आएगा, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक गलती होती है बहुत ज्यादा कि हम क्या करते हैं, ज्यादातर रेस्पेक्टिवली वर्ड आपको जरूर देखना है, जो पहले पूछा जा रहा है उसका आंसर पहले होता है, जो बाद में पूछा जा रहा है उसका आंसर बाद में होगा। यानी पहले वाला नंबर हमेशा एंगुलर नोड को शो करेगा और दूसरा वाला नंबर रेडियल नोड वाला ही होना चाहिए। तो पहले 0 कहाँ आ रहा है और बाद में 2 कहाँ आ रहा है, आपको ये देखना है। तो ऐसे में देखोगे तो आपका 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्वेश्चन को करते हो। ध्यान रखना अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं तो पहले वाला जो आंसर होता है या पहले वाली जो भी वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाले के लिए होता है, और बाद वाला जो नंबर होता है जो भी वैल्यू है वो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए रखी जाती है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओके क्लियर है आपको। चलिए तो इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो भी हमारे लेटेस्ट PYQs आए थे 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के जो आए हुए थे हमने उनको सारा सॉल्व किया। एंड आपको पता चल गया होगा किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस NCERT बुक में ही सब कुछ है अगर ध्यान से देखो तो अगर आप किसी अदर बुक के पीछे भागोगे तो इतना जरूरत नहीं है, बस आपको NCERT बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर थोड़ा फोकस करना है, उसको NCERT से एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ओके तो थोड़ा सा लाइन से पढ़ो एंड देखो कि क्या आप जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो क्या वो NCERT में है या नहीं है। तो अगर ये चीज करोगे तो आपका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएंगे। ओके चलिए यहाँ पे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।